everyone, this is मुस्कान जैन and welcome back to your favorite channel मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, एमपी, यूपी बोर्ड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसके अंदर हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब इसके लास्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, विच इज द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। आप कहोगे मैम कैसा चैप्टर है ये? सैंडविच बना के टॉपिक है, राइट? एक आपने पढ़ा सबसे पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड न्यूरल सिस्टम क्या है एंड व्हाट इज द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, राइट? लोअर ऑर्गेनिजम्स का, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। फिर सेकंड लेक्चर हमारा आया और ये जो फर्स्ट लेक्चर था इसमें आपने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में सिर्फ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को पढ़ा, सेंट्रल को नहीं पढ़ा। तो सैंडविच का पहला ब्रेड बन गया आपका पीएनएस, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। फिर आपने पढ़ा कि न्यूरॉन क्या है, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दिस होल न्यूरल सिस्टम। इसकी सारी फंक्शनिंग आपने पढ़ी। आज आप पढ़ने वाले हो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो एक कह सकते हो कि सैंडविच बन गया है पूरा टॉपिक्स का, पीएनएस, देन न्यूरॉन और पूरा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, और फिर सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, राइट? तो सैंडविच ये जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं, आज ये लास्ट टॉपिक है, सीएनएस आज आपको पढ़ लेना है और चैप्टर डन हो जाएगा। बहुत छोटा, बहुत सिंपल एंड स्वीट एंड सॉर्टेड सा चैप्टर था। थर्ड लेक्चर आज इसका है और आज ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को पढ़ना। और कल क्या आने वाला है? कल इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आने वाले हैं, ठीक है? भूलना नहीं है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार जरा फटाफट से कर दो सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो अपने सारे ही दोस्तों के साथ, और कमेंट तो करते ही रहना है। चलो आ जाओ भाई। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही समझ लिया था, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है? हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीजें इसके अंदर इंक्लूड होने वाली हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, क्लियर कहानी? चलो आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है पूरा का पूरा ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या है, कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उन पार्ट से जुड़े हुए हैं, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से किस तरह से जुड़ी हुई है, राइट? ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको समझना है, वही आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है, ठीक है ना? बस इतनी सी कहानी है, सिर्फ ब्रेन को जानना है, जो कि मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इसको जानने के लिए क्यूरियस ना हो कि हमारा ब्रेन क्या है, कितने इसके फर्दर पार्ट्स हैं, डिविजन्स हैं, कैटेगरीज हैं, किस किस पार्ट किस किस नाम से हम इसे जानते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं भाई हमारे मास्टरमाइंड के बारे में पढ़ना, मतलब हमारी बॉडी के ब्रेन के बारे में पढ़ना। आ जाओ, देखो भाई, ब्रेन के बारे में आपसे कह रहे हैं कि येलो मतलब काला है। ब्रेन के बारे में आपसे कह रहे हैं कि जो ब्रेन है ये हमारी बॉडी की सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होती है। मैम ये तो कहीं सुना सुना लग रहा है, किधर सुना लगता है, किधर सुना है मैम? वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ऐसा कुछ कंप्यूटर में है, ऐसा कुछ? अरे देखो, ये भी जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है, इसमें आप अगर कहोगे कि ब्रेन क्या है, तो ब्रेन हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का, ठीक है? पूरी बॉडी का, और एक्ट करता है एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह एक्ट करता है, कमांड भी यही देता है और एक्शंस को कंट्रोल भी यही करता है, ठीक है? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, दोनों वर्ड को समझोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसका मीनिंग लगा दो। दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है? कमांड मतलब कमांड देना, ठीक है? ऑर्डर देना कि ए चल पानी ला के दे, ए चल कॉफी ला के दे, राइट? तो कमांड देना, ठीक है? मैंने क्या किया अपने ब्रेन ने, ठीक है? मैंने सोचा, ठीक है? मैंने थॉट्स जनरेट किए और मेरे ब्रेन ने मुझे क्या दी? मेरी बॉडी को, मेरी बॉडी के पार्ट्स को कमांड दी कि चलो चुटकी बजाओ, ठीक है? तो आप देख रहे हो कितना क्विक ये प्रोसेस हो गया। मैं पूरा कह भी नहीं पाई कि चलो चुटकी बजाओ, तब तक तो मैंने बजा दी ना, राइट? तो इतनी क्विक इसकी कमांड और इसके एक्शंस होते हैं, ठीक? तो ये क्या है? हमारी बॉडी का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। क्लियर कहानी?
कमांड देता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो द ब्रेन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और वी कैन से दैट इट इज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ बॉडी। ठीक है कहानी, ठीक है कहानी, चलो आगे बढ़ते हैं। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, एग्जाम्पल लंग्स, हार्ट, किडनीज एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या करता है? ये हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट्स मतलब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में आपको पिछले 2 लेक्चर से बताती आ रही हूँ और उससे पहले से भी आप सुन रहे हो, राइट। स्केलेटल में भी आपने ये चीज सुन ली है। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या है? वॉलंटरी वो है जिसे आप जिन मूवमेंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। आप चाहो तो आप इस हाथ को मोड़ोगे, घुमाओगे, ठीक है, मूव कराओगे। आप ना चाहो तो आप इस हाथ को नहीं मोड़ो, राइट, नहीं मोड़ोगे, राइट। तो दिस मूवमेंट्स आर वॉलंटरी मूवमेंट्स। ये सारे आपके कैसे मूवमेंट्स होते हैं? वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं। तो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, उनके लिए कमांड भेजता है। हम तो सिर्फ सोचते हैं ना कि मुझे हाथ मोड़ना है, ठीक है, फिर वो कमांड आती कहां से है? ब्रेन से आती है बॉडी के पार्ट्स तक। तो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। हमारे जो वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, इन सब की फंक्शनिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते किडनी से कि चल आज ब्लड को फिल्टर कर, कल मत करना, कल तुम्हारी छुट्टी है, बोल सकते हो। हार्ट से बोल सकते हो कल तुम्हारी छुट्टी है, कल पंप करने की जरूरत नहीं है, बोल सकते हो? नहीं। लंग से बोल सकते हो कि कल रेस्पायर करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है गैसियस एक्सचेंज की, कल तुम्हारी छुट्टी, बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। ना आप लंग्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, ना किडनी, ना हार्ट। ये आपके ऐसे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं जिनके मूवमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। So the organs or the movements which are not under your control are called as involuntary organs, and their respective movements are called as involuntary movements. Clear कहानी? तो आपके voluntary movements, आपकी बॉडी के बैलेंस, आपके इनवॉलंटरी ऑर्गन के फंक्शंस, ये सब कंट्रोल करता है आपका ब्रेन, आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। एंड कल मैंने आपको होम्योस्टैसिस के बारे में बताया था, राइट। तो होम्योस्टैसिस, ठीक है, होम्योस्टैसिस में आपका थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, इन प्रोसेसेस को भी यही कंट्रोल करता है, ठीक है। थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन करता है, हंगर एंड थर्स्ट सेंसेशंस को डेवलप करवाता है। मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, राइट, ये सारे सेंसेशंस को डेवलप कराता है। एंड circadian 24 आवर्स रिदम्स ऑफ आवर बॉडी, ये जो 24 आवर्स हमारी बॉडी की एक रिदम चलती रहती है। एंड एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज एंड ह्यूमन बिहेवियर, इन सब को कंट्रोल करना, इन सब की कमांड्स को जनरेट करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। मैंने आपसे क्या कहा था कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है, बहुत वीआईपी ऑर्गन इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए अपन इसको आराम से पढ़ेंगे, सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद पढ़ेंगे। तो वीआईपी ऑर्गन किसकी बात कर रही थी मैं बात कर रही थी ब्रेन की, है ना। बताया था ना मैंने कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा इसके अंदर। तो बस आज आप समझ लो कि भाई क्या छूट रहा है, ये बताओ। सब कुछ तो है इसके हाथ। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। और क्या क्या करता है ये? तो इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन। अच्छा, मतलब हमें जो अभी मैंने आपसे कहा कि बच क्या गया, तो आप जो कुछ चीजें निकाल के मुझे बता सकते थे, मैम विजन, हियरिंग, ये सब बच गया है, वो भी आ गया। ये लो, इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, memory, intelligence, emotions, thoughts, for everything, ठीक है, हर चीज की साइट है ये।
ध्यान दो, विजन आपका देखना, आपका सुनना, बोलना, याद रखना, आपकी इंटेलिजेंस, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, हर चीज के लिए कौन है प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। हर एक चीज को कमांड दे रहा है और कंट्रोल कर रहा है आपका यही सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, CNS। समझ रहे हो? और इस कमांड और कंट्रोल को पूरी बॉडी में फैलाने के लिए, ठीक है, हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए फिर ये यूज करता है PNS को, क्योंकि उसके पास सारे न्यूरॉन्स हैं, पूरी की पूरी बॉडी की नर्व्स है उसके अंदर, है ना। तो अब आपको समझ आया कि मेन रोल किसका? कहा था मैंने कि भाई ये अपना हीरो है, लास्ट में एंट्री मारेगा। तो ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। अरे ये तो अपन ने पढ़ लिया, ये तो अपन ने अभी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में स्केलेटल सिस्टम में पढ़ लिया कि हमारे ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरीके से एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ने घेरा हुआ है, और इस हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग को ही आप क्रेनियम कहते हो। किससे बना है ये क्रेनियम? ये क्रेनियम बना है क्रेनियल बोन्स से, और ये सारी क्रेनियल बोन्स आपस में फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कोई मूवमेंट शो नहीं करता। इस जॉइंट के बीच में, इस फाइब्रस जॉइंट के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता। ऐसा लगता है बिल्कुल धागे से सिल दिया किसी ने, ठीक है, सच्चा उसकी तरह लगता है, टांकों की तरह लगता है। और सारी क्रेनियल बोन्स एक दूसरे से इसी तरह से जुड़ी होती हैं, और पूरा का पूरा एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है हमारी ये वाली, और जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। तो आवर ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। स्कल इसका जनरल टर्म है, ठीक है। स्कल के अंदर क्या है? स्कल के अंदर ब्रेन जो है वो क्रेनियल मेनिंजस से कवर्ड है, ठीक है। स्कल के अंदर ब्रेन जो है वो क्रेनियल मेनिंजस से कवर्ड है, और इन क्रेनियल मेनिंजस में क्या होता है? दे कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर विच इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। ये एक आउटर लेयर के बने हुए हैं जिसे आप ड्यूरा मैटर कहते हो, एंड अ वेरी थिन मिडिल लेयर जिसे आप एरेक्नॉइड कहते हो। एक बहुत ही थिन सी मिडिल लेयर जिसे आप एरेक्नॉइड कहते हो, ड्यूरा मैटर, arachnoid, and an inner layer which is in contact with the brain tissue, और एक inner layer जो कि brain tissue के साथ contact में है जिसे आप pia mater कहते हो, ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूं अलग से, यहीं से आप अंडरलाइन कर लो या अपनी बुक में हाईलाइट कर लो या अपने नोट्स में आप तो लिख ही लो, भाई आपको तो एग्जाम देना है, आपको तो आलस मारने का ऑप्शन है ही नहीं कहीं से कहीं। तो देखो जरा ये जो क्रेनियल मेनिंजस है, ठीक है, इनके पास एक हार्ड बिल्कुल आउटर लेयर है जिसे आप ड्यूरा मैटर कह रहे हो, एक बहुत ही थिन मिडिल लेयर को एरेक्नॉइड कहते हो, और इनर मोस्ट को, ठीक है, जो कि किसके साथ जुड़ी हुई है? ब्रेन टिश्यू के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि अंदर है ना सबसे, तो इसे आप पाया मैटर कहते हो। क्लियर कहानी? 3 नाम आपने सुने किसके? क्रेनियल मेनिंजस के। ये क्रेनियल मेनिंजस की 3 लेयर, आउटर ड्यूरा, मिडिल एरेक्नॉइड, इनर पाया मैटर, ठीक है, ड्यूरा, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। ये 3 लेयर हो गई किस चीज की? क्रेनियल मेनिंजस की। क्लियर है क्या कहानी? यहां तक हमारा जो ब्रेन है वो किससे कवर्ड है? किसके अंदर कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है? स्कल के अंदर। क्या कह रहे हो आप इसको? आप इसको कह रहे हो कि भाई ये जो है ना वो क्रेनियल मेनिंजस से बना। अब ये क्रेनियल मेनिंजस की आपने कहा कि ये जो कवरिंग है क्रेनियल मेनिंजस, इसकी 3 लेयर है। आउटर मोस्ट जो है वो ड्यूरा, इनर मिडिल वाली जो है वो एरेक्नॉइड, एंड इनर वाली जो आपकी होगी वो पाया मैटर होगी। ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, ठीक है, आउटर, मिडिल एंड इनर। चलो लेयर्स तक कहानी क्लियर? लेयर्स तक कहानी क्लियर? कितनी लेयर्स हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप ब्रेन को डिवाइड करोगे, ठीक है, उसकी कवरिंग की बात कर ली आपने, स्कल की बात कर ली, उसकी लेयर्स की बात कर ली, क्रेनियल मेनिंजस जो कवरिंग है उसकी लेयर्स की बात भी कर ली आपने, ड्यूरा, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर की। अब आप कहोगे कि अंदर जो ब्रेन को जो ये सब लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सी द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ब्रेन को आप 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो।
एक हो गया फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज हिंड ब्रेन, राइट। ये सबने सुने हुए नाम है, कोई ऐसा नहीं है जो आज पहली बार सुन रहा है कि अरे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं क्या, सबको पता है, राइट। तो ब्रेन के होते हैं 3 मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब ये फोर, मिड और हिंड क्या फंक्शन को काम मतलब परफॉर्म करते हैं, या ये कह लो कि इनके बीच में डिवीजन ऑफ लेबर, इनके बीच में काम किस तरीके से बांट रखा है ब्रेन ने कि भाई तू ये काम करके देना, तू ये डिपार्टमेंट संभाल लेना और ये डिपार्टमेंट मैं देख लूंगा। इस तरीके से अपने काम को इन्होंने तीनों डिविजन्स में, तीनों पार्ट्स में कैसे बांटा हुआ है, चलो ये देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो एक बहुत ही सुंदर सा अद्भुत सा दृश्य आपकी नजरों के सामने है, इसे देख लेते हैं, आ जाओ चलो। ला 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 ला। सबसे पहले अपन ब्रेन के तीनों पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रेन के तीनों पार्ट्स को देखते हैं कहाँ कहाँ किस तरीके से लेबल किया है। देखो आपका फोर, मिड और हिंड ब्रेन कहाँ मिल रहा है आपको, ढूंढो ढूंढो, ये मिला आपको फोर ब्रेन, फिर देखो ये मिला आपको हिंड ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन, और ये मिला आपको हिंड ब्रेन, ठीक है। अब मैं इसको छोटू कर देती हूँ। फोर ब्रेन किसे कह रहे हैं, ये फोर ब्रेन इस पूरे हिस्से को कह रहे हैं। फोर ब्रेन ये इस पूरे बड़े से हिस्से को कह रहे हैं जो कि पूरा का पूरा आपको लगता है कि ब्रेन तो यही हो गया, बचा क्या। देखने वाले को फर्स्ट लुक में यही लगता है कि पूरा ब्रेन तो यही हो गया, बचा क्या उसकी डंडी। अरे यार ऐसे बायो के स्टूडेंट होके ऐसे बोलोगे तुम, है ऐसे डंडी बोलोगे तुम बायो के स्टूडेंट होके। देखो जरा, देखो जरा, ये फोर ब्रेन हुआ। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि फोर ब्रेन को भी फर्दर कुछ और डिविजन्स इसको दिए हुए हैं जो अपन आगे देख लेंगे, ठीक है। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये तो नाम बड़े सुने हुए लग रहे हैं, ये नाम तो बड़े सुने हुए लग रहे हैं। हाइपोथैलेमस ये रिलीज करता था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, ये जब अपना हार्मोन रिलीज करता था तभी एंटीरियर पिट्यूटरी मानती थी अपना हार्मोन रिलीज करने के लिए। ऐसी कहानी हमने हार्मोनल कंट्रोल वाली इसकी बहुत सुनी हुई है, ठीक है। ये पूरा जो आपका हार्मोनल कंट्रोल है ना, ये सब आपका नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्लियर होने वाला है। जितना भी आपका हार्मोनल कंट्रोल है, हार्मोन्स, एंडोक्राइन्स, एक्सोक्राइन, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलने वाला है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसके डिवीजन है फर्दर, इन्हें अपन पढ़ेंगे। अब अपन आते हैं कहां पर, मिड ब्रेन पर। ये है कहां, ये नीले नीले अंबर पर मिड ब्रेन दिख जाए, दिख रहा है किसी को, दिख रहा है किसी को नीले नीले अंबर पे मिड ब्रेन। मैं कुछ सोच रही थी वैसे कि चेंज करूं, पर ठीक है एक ही कलर ठीक है। देखो मिड ब्रेन दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ ये ब्लू वाले रीजन में, ये देखो मिड ब्रेन दिखाई दे रहा है सभी को। अब बात करें कौन सा रीजन की, हमारा लास्ट वाला हिंड ब्रेन, इसको कहां से लेबल करूं मैं। देखो ये जो पूरा रीजन है ना, ठीक, इससे कलर करते हैं, इससे कलर करते हैं। देखो ये हिंड ब्रेन के ही फर्दर पार्ट्स हैं, पर मैं क्या कर रही हूं, आपको इकट्ठा उसको पूरा का पूरा शेड कर रही हूं, ठीक। ये पूरा का पूरा आपका किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है आपके हिंड ब्रेन के फर्दर पार्ट्स में। हिंड ब्रेन के फर्दर पार्ट्स जैसे कि आपको दिख रहे हैं, दिस इज द पॉन्स, दिस इज द सेरिबेलम एंड दिस इज मेड्यूला, ठीक है। पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। अब मैं बात करूं आगे, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, जिसे आपको इसी के साथ पढ़ना है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यही दो चीजें पढ़नी थी ना हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में, यही दो चीजें पढ़नी थी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ोगे और ये ब्रेन के हो गए तीनों पार्ट्स, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के आपको फर्दर डिविजन्स इसके साथ दिखाई दे रही हैं, ब्रांचेस, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में आपको दिखाई दे रहा है ये रीजन, और हिंड ब्रेन में आपको दिखाई दे रहा है पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, ठीक है। इसके बाद बात करूं तो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। एंड अब आ जाते हैं अपन इस तरफ, यहां देखो आपको एक बोन नजर आ रही है, ठीक। और ये जो पूरा का पूरा
हेमिस्फेयर, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज, ठीक है, ये पूरा रीजन क्या है, सेरिब्रम है ना, तो इसको कह रहे हो आप सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये पूरा रीजन क्या डिफाइन किया आपने, सेरिब्रम, तो आप इस पूरे हेमिस्फेयर को कह रहे हो सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इसके बाद आप यहां पर ये जो रीजन है इसे कहोगे कॉर्पस कैलोसम, ये रीजन, ठीक है, ये रीजन, ये क्या कहलाएगा, कॉर्पस कैलोसम। इसके बाद अपन ये जो रीजन आपको यहां मिल रहा है, इस रीजन को अगर यहां से लेबल करें तो दिस इज द सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है, दिस इज द सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये जो पूरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपने बताया, इसकी डक्ट सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। तो ये सारी वो कुछ लेबलिंग्स हैं जो आपको जब भी अगर कोई कहेगा या किसी क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा दैट ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन शोइंग इट्स ऑल द पार्ट्स, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, आप ह्यूमन ब्रेन का ये डायग्राम बनाओगे जिसमें आप उसके तीनों डिविजन्स को बताओगे कि उसका फोर ब्रेन कहाँ है, मिड ब्रेन कहाँ है, हिंड ब्रेन कहाँ है, उसके फर्दर कौन कौन से डिविजन्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या लेबलिंग्स हैं। इस तरीके से आपको डायग्राम बना के आना भाई, क्लियर है क्या पार्ट्स। चलो अब क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं सुनना है, अब सिर्फ ब्रेन के इन तीनों पार्ट्स को समझना है कि फोर ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है, हिंड ब्रेन क्या है, ठीक है। अब सिर्फ ब्रेन के इन तीनों पार्ट्स को समझना है और बस हिंड ब्रेन जैसे ही पढ़ा आपको समझ आ जाएगा कि उससे स्पाइनल कॉर्ड कैसे जुड़ी है। अभी देखा ना कि हिंड ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड, ठीक, तो बस जैसे ही आप फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को पढ़ोगे लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से फोर ब्रेन समझते हैं। फोर ब्रेन क्या है The forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus। जो फोरब्रेन है वो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना है। देखा ना अभी हमने फोरब्रेन में सेरिब्रम था एक पार्ट उसका और दूसरा पार्ट था उसका थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और पूरे हेमिस्फेयर को हमने कहा था सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। चलो तो ये जो सेरिब्रम है ये क्या करता है, ये ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट बनाता है। वही तो हमें लग रहा था यार कि सब कुछ तो इसने ही बना दिया, बाकी सबको तो बहुत छोटा छोटा मिला रीजन, पूरा मेजर रीजन तो इसी को मिला हुआ है, बाकी सबको तो बहुत छोटा छोटा रीजन मिला है। हाँ, तो ये जो सेरिब्रम है यही ब्रेन का मेजर पार्ट बनाता है। ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट कौन बनाता है, सेरिब्रम बनाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कहानी। A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves। एक deep cleft इस cerebrum को longitudinally two halves में divide करता है। A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves। ये जो cerebrum है इसमें एक काफी deep cleft मतलब कल आपने देखा था synaptic cleft मतलब उसके बीच का एक गैप है ना, एक फ्लूइड फिल्ड गैप पाया गया था दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसी को आपने, ठीक है, सिनेप्स को क्या कहा था, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा था। बस वैसे ही यहाँ पर एक क्लेफ्ट पाया जाएगा और इस क्लेफ्ट को, ठीक है, एक डीप क्लेफ्ट जो कि सेरिब्रम को लॉन्गिट्यूडनली ऐसे लंबवत, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली दो हाफ में डिवाइड करता है, विच आर टर्म्ड एज द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। और इन्हें आप लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हो। आप सबने ब्रेन का मॉडल जरूर देखा होगा अपने अपने स्कूल के लेबोरेटरी में। उस ब्रेन के मॉडल में आपने देखा होगा कि वो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली टू पार्ट में डिवाइड होता है और उसी को आप कहते हो लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन भी सब उसी को कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल जनरल टर्म्स में सब कहते हैं भाई ये देखो लेफ्ट ब्रेन, ये देखो राइट ब्रेन, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट मोर स्पेसिफिकली आप उसे टर्म क्या दोगे, आप स्पेसिफिक टर्म आप उसे ये दोगे कि वो क्या है, वो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, क्योंकि वो जो ब्रेन का मेजर पोर्शन है वो क्या है, वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, वो उसका सेरिब्रम है। तो आप कहोगे कि वो क्या है, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं। क्या कहोगे आप उन्हें, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स कहोगे, ओके। इसके बाद देखो आपके फोर ब्रेन में जो हेमिस्फेयर्स हैं, द हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। दिखा था ना एक पूरा रीजन हमें ऐसे करके,
तो ये जो पूरे के पूरे हेमिस्फेयर है, इन्हें दोनों हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करेगी एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स पाए जाएंगे, जिन्हें आप कहोगे कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो मतलब इन हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करेगी अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, और इसे आप कह रहे हो कॉर्पस कैलोसम। क्या कह रहे हो? कॉर्पस कैलोसम कह रहे हो। अब देखें आगे कि दिस लेयर ऑफ सेल्स, द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। ठीक है, ये जो लेयर ऑफ सेल्स हैं जो इस सेरिब्रल हेमिस्फेयर को प्रोटेक्ट करती हैं, कवर करती हैं, दीज लेयर्स, ठीक है, ये सारी की सारी लेयर्स मिलके जो इस पूरे के पूरे सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कवर कर रही हैं, इसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, इन सारी लेयर्स को आप कहते हो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इन सारी लेयर्स को आप कहते हो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये सारी की सारी लेयर ऑफ सेल्स जो कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कवर करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, इन सारी लेयर ऑफ सेल्स को ही आप कहते हो सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। ठीक है, और ये काफी सारे फोल्ड्स में होती है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन में होते हैं काफी सारे प्रोमिनेंट से फोल्ड्स जो कि क्लियर नजर आते हैं। देखो आप इस डायग्राम में, ये देखो इस मेम्ब्रेन में कितने सारे प्रोमिनेंट से फोल्ड्स हैं जो कि क्लियरली नजर आएंगे। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है जो इन सारा पूरा का पूरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कवर कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, इसमें, ठीक है, इस पूरी मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हो कंक्लूसिवली? आप कहते हो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इसमें कई सारे फोल्ड्स हैं। ठीक है, इसमें कई सारे फोल्ड्स हैं। यस, देन the cerebral cortex is referred to as the gray matter due to its grayish appearance. अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसे आप ग्रे मैटर कहते हो। देखो ये जितने भी सारे टर्म्स आप सुन रहे हो ना कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, ग्रे मैटर क्या है, और कॉर्पस कैलोसम क्या है, नर्व फाइबर की डक्ट कहाँ है, ये सारी चीजें सुनने में आपके लिए पता है इस चैप्टर को बहुत श्रिंक कर दिया गया है। सही अगर मायने में देखा जाए तो टॉपिक जो है वो इतना छोटा नहीं है, ब्रेन की बात है ये, पर चैप्टर को, टॉपिक को बहुत ज्यादा श्रिंक करके आपको बताया गया है, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स को आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है, बहुत सारा कुछ इसमें है लेकिन आपको बहुत लिमिटेड चीजें बताई जा रही है। और ये बहुत लिमिटेड चीजें बताने में फिर क्या है कि आपको सिर्फ वन बाय वन एक एक सेंटेंस में बता रहे हैं कि ठीक है इसको ये कहते हो, इसको ये कहते हो, इसको ये कहते हो, इसको ये कहते हो, दैट्स इट। एक तरीके से आप समझ लो कि आपको ब्रेन से जुड़े हुए उसके सारे पार्ट्स और उससे जुड़े हुए टर्म्स का इंट्रोडक्शन मिल रहा है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे हो आप अभी ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन इतनी आसानी से कहाँ डिटेल मिलने वाली, हाँ इतनी आसानी से नहीं, ये मिलेगी आपको हायर क्लासेस में। ठीक, तो यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हो आपको एक एक लाइन में यही सुनने को समझने को मिलेगा कि इस पार्ट को ये कहना है, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, यहाँ ये पाया जाता है, यहाँ ये पाया जाता है, एंड ऑल। ठीक, तो चलो समझो कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसे आप क्या कहते हो? इसे ग्रे मैटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रे मैटर? क्या उसका फेवरेट कलर ग्रे है? नहीं भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका अपीयरेंस जरूर ग्रेइश आता है इसलिए ग्रे मैटर कहते हैं। ठीक है, उसका अपीयरेंस जरूर ग्रेइश आता है इसलिए ग्रेइश कहते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं। ठीक है, फेवरेट कलर का मुझे पता नहीं, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर कहते हो क्योंकि उसका अपीयरेंस ग्रेइश है। ठीक, चलो, the neuron cell bodies are concentrated here giving the color। अब अगर आप एक क्वेश्चन और कर लेते कि ये ग्रेइश अपीयरेंस आया कहां से, तो आंसर आपको यहां मिल जाता कि ये जो न्यूरॉन सेल बॉडीज हैं ये सब यहां पर कनेक्टेड होती हैं और ये ग्रेइश अपीयरेंस को बनाती हैं। ठीक है, एक सेकेंड, जब तक मौसम इतना ठंडा बना रहेगा ना तब तक गला बेचारा खुल के जी ही नहीं पाएगा और फिर सांस हम उसे लेने नहीं देते, ये भी एक बात है। चलो, तो जो न्यूरॉन सेल बॉडीज हैं ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं और इसी की वजह से ये ग्रेइश अपीयरेंस आता है
और ये ग्रेइश अपीयरेंस आते ही आप उसे कह देते हो ग्रे मैटर। ठीक है, तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसमें होते हैं क्या, आगे की कहानी पढ़े। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, sensory areas and large regions that are neither clearly sensory nor motor in function. इस cerebral cortex में motor areas होते हैं, sensory areas होते हैं और large regions होते हैं। कौन से large regions? जो कि ना तो clearly वो sensory वाले हैं और ना ही clearly वो motor वाले हैं। ठीक है, समझी बात। देखो, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपने कहा ना कि पूरी की पूरी लेयर्स जिनसे ये कवर्ड है हमारा सेरिब्रम, इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, बोल दो। अब इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी आप और बांट रहे हो, कौन से एरियाज में? एक बोला आपने मोटर एरिया, दूसरा बोला आपने सेंसरी एरिया, फिर आपने बोला कि और भी। ठीक है, एक लार्ज रीजन है जो कि ना तो क्लियरली सेंसरी एरिया कह सकते हैं जिसे, ना जिसे मोटर एरिया कह सकते हैं। ठीक है, विच इज नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। फंक्शन वाइज उसे ना क्लियरली आप सेंसरी कह पा रहे हो, ना उसे आप मोटर कह पा रहे हो, पर वही क्या है, इसका लार्ज रीजन है। और इसमें दो रीजन्स और हैं, मोटर रीजन एंड सेंसरी रीजन। किसके हैं ये रीजन्स? ये हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। देखो, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर एक लाइन में आप एक नए टर्म को सुन रहे हो कि इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं। बिल्कुल आसान नहीं है। इस चीज को एक बार में सुन लेना और बैठ जाना दिमाग में। 1 घंटे 3 घंटे बाद मैं पूछूंगी ना कॉर्टेक्स क्या थी, भूल जाओगे। कॉर्टेक्स याद रह भी गई तो किसके डिविजन्स कौन से थे, रीजन कौन से थे? हो सकता है आप मुझे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन बोल दो। हो सकता है आप मुझे बोल दो कॉर्टेक्स के 2 पार्ट हैं, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। हो सकता है आप ये गलतियां कर दो, ये सब कुछ आपके माइंड में मिक्स होके खिचड़ी बन जाए, बिल्कुल हो सकता है। फिर सॉल्यूशन क्या है मैम? कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ चीजों को प्रॉपर, जैसे मैं फ्लो चार्ट बना के बताती हूं, बस वैसा ही फ्लो चार्ट बना लो, कुछ भी मत करो और। ठीक है, एक पेज पर, एक छोटे से पेज पर, ठीक, एक छोटे से पेज पर, मान लो आपकी ये कॉपी है। ठीक है, मान लो आपकी ये कॉपी है, आपका ये पूरा एक साइड का पेज है। आप उसको क्या करो, ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, और ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करके, मैम कॉपी कम खिड़की ज्यादा लग रही है। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, यहाँ पर बना लो फ्लो चार्ट, यहाँ बना लो फ्लो चार्ट, यहाँ बना लो फ्लो चार्ट, यहाँ बना लो फ्लो चार्ट। ठीक, पर एक ही पेज पे सारा बना लो, एक ही पेज पर सारा बना लो आज के लेक्चर का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक, पूरा का पूरा एक एक टर्म, एक एक चीज, सब कुछ यहीं पर होनी चाहिए। और जैसे ही उस पेज को आपने खोला, आपके दिमाग में सारा पता है, 50% क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। जैसे ही आपने उसको रीड करा, नेक्स्ट 50% फिर आ जाती है। और ऐसा करो कम से कम मल्टीपल टाइम्स, 8 से 10 बार करो, 8 से 10 बार करो। हर दिन उठाओ, हर दिन उस पेज को देखो, रीड करो, हर दिन उस पेज को देखो, रीड करो। आपको क्लैरिटी हमेशा बनी रहेगी, कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत हद तक कंफ्यूजन होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। ट्रिक बिल्कुल भी सुनने में फैसिनेटिंग लगे ऐसी मैंने नहीं कही है, बस मैंने जो सच में इफेक्टिव है वो ट्रिक बताई है, जो सच में आपका साइकोलॉजी जो एक होती है ना, कि आपने साइकोलॉजिकली जिस चीज को प्रूवन देखा हुआ है कि हाँ ये होता ही है, इससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती ही है, तो ये वो वाली ट्रिक है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको इन सारे टर्म्स के बीच में इन बिटवीन खिचड़ी ना बन जाए, आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना आ जाए, मिक्सअप ना हो जाए, तो ये जरूर करना है भाई। और क्या कर सकते हो आप लोग? इसके अलावा भंडारे में जाके खाना खा सकते हो, एक की जगह 2 प्रसाद लेके आ सकते हो। एक चीज और कर सकते हो, ठीक है, एक चीज और कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि अगर आपको याद है कि जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, जितने भी मैं चैप्टर्स पढ़ाती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि इसे अंडरलाइन कर लो, इसे हाईलाइट कर लो, इसे नोट डाउन कर लो, इसका फ्लो चार्ट बना लेना, इस डायग्राम को जरूर पढ़ लेना, तो इन बातों को मान लिया करो। ठीक है, उसी वक्त मान लिया करो, डायग्राम जरूर बना के देखा करो, हाईलाइट जरूर किया करो, और अपने खुद के नोट्स जरूर बनाओ, लिख लिख कर बनाओ। कोई जमाना, दुनिया, कहीं भी कितनी भी मॉडर्नाइज, कितना भी कुछ आप चीज़ों को क्या कर लो, डिजिटलाइज कर लो कि हम तो यहाँ नोट्स हैं, वहाँ नोट्स हैं, ये हैं, वो हैं चीज़ें। वो सारा मटेरियल आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप पढ़ो,
उससे आपको याद नहीं हो जाएगा। वो मटेरियल आपको इसलिए दिया जाता है कि आप उससे पढ़ो, उससे पढ़ोगे तो खुद कैसे पढ़ोगे, लिख कर पढ़ोगे। ठीक, तो आई होप यहाँ पर इतने बड़े हो आप लोग 11th में, तो इतनी चीज में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन आगे कि हाँ, इसके कुछ रीजन्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। These regions called as association areas are responsible for complex functions like intersensory associations, memory and communication. ये जो regions हैं जिन्हें आप क्या कहते हो, association areas कहते हो। These regions are called as association areas and they are responsible for complex functions like intersensory associations. ये regions association areas कहलाते हैं। कौन से regions? इनकी बात कर रहे हैं अपन। मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, लार्ज रीजन्स। ठीक है, तो अब इसमें अपन बात कर रहे हैं इन लार्ज रीजन्स की जिन्हें ना आप क्लियरली सेंसरी कह पा रहे हो, ना आप इन्हें मोटर कह पा रहे हो। ठीक है, तो ये रीजन्स क्या कहलाते हैं भाई? ये रीजन्स एसोसिएशन एरियाज कहलाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं मोटर और सेंसरी तो नहीं, पर कुछ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को करने के लिए, लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी और कम्युनिकेशंस जैसे कॉम्प्लेक्स एरियाज में इनका फंक्शन है, इनका रोल है, इसलिए आप इन्हें एसोसिएशन एरियाज कहते हो। कहानी कितनी समझ आ रही है? कमेंट जरूर करते रहना, अदरवाइज मैडम को नहीं पता चलेगा कि स्टूडेंट्स कितना समझे। ठीक है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 3 रीजन, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, लार्ज रीजन। लार्ज रीजन का फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं था, ना किस में डिफाइंड नहीं था, सेंसरी में या मोटर में, लेकिन इसे आपने एसोसिएशन रीजन कहा, एसोसिएशन एरिया कहा, और ये रिस्पॉन्सिबल है कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए, जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर ब्रेन की बात करते हैं। फोर ब्रेन क्या है? Fibers of the tracts are covered with the myelin sheath which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. Tracts के जो fibers होते हैं ये covered होते हैं with the myelin sheath which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. इस tract के जो fibers हैं, fibers of the tracts are covered with the myelin sheath. इस ट्रैक्ट के जो फाइबर्स हैं ये माइलिन शीथ से कवर्ड है। ठीक है, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर के इनर पार्ट को, उसका सबसे इनर मोस्ट रीजन। सेरिब्रल हेमिस्फेयर पूरा उसका आसपास जो उसने तामझाम फैला रखा है, उसके इनर मोस्ट रीजन को, जहां आप कह रहे थे कि मैम ये तो डंडी निकल कर आ रही है ना, तो उस इनर मोस्ट पार्ट को ये कंस्टिट्यूट करता है। ठीक, एंड देन दे गिव an opaque white appearance to the layer and hence is called as the white matter. ये क्वेश्चन आता है that differentiate between the white matter and the gray matter. ये क्वेश्चन आता है white और ग्रे मैटर के बीच डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ। किसके बीच में? व्हाइट एंड ग्रे मैटर के बीच में। तो भाई ग्रे मैटर क्या था? जो क्या देता था? ग्रेइश अपीयरेंस देता था। क्यों? क्योंकि सारे न्यूरॉन एंड आके यहीं पर कनेक्ट हुए थे। ठीक है, व्हाइट मैटर क्या है? ये व्हाइटिश अपीयरेंस दे रहा है। क्यों दे रहा है इसको भी समझ लो। दीज ट्रैक्ट्स, ठीक है, दे गिव एन ओपैक व्हाइट अपीयरेंस टू द लेयर, जो इनर मोस्ट पार्ट रीजन या लेयर है, ये उसे व्हाइट ओपैक अपीयरेंस दे रहे हैं, जिससे कि आप इसे क्या कह रहे हो, जिस वजह से आप इसे क्या कह रहे हो? व्हाइट मैटर कह रहे हो। ओके, द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। जो सेरिब्रम है ये पूरा एक स्ट्रक्चर के आसपास, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि सेरिब्रम जो पूरा का पूरा इतना बड़ा सा रीजन है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर के आसपास पूरा एक रैप कर देता है उसे। ठीक है, रैप करना मतलब पैक करना। ठीक है, उसको पूरी तरीके से घेर लेता है। कौन सा वो स्ट्रक्चर है जिसे ये पूरी तरीके से घेर लेता है इतना बड़ा? मैम हम तो ये कह रहे हैं कि पूरे के पूरे ब्रेन के अंदर जितने भी रीजन है उन सबको घेर लेता है ये नहीं, पर प्रॉपर तरीके से जिसको अपने अंदर समा लेता है, घेर लेता है, रैप कर लेता है, वो रीजन है कौन सा? वो स्ट्रक्चर है थैलेमस। ठीक है, तो द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर
which is called as thalamus, which is a major coordinating center for sensory and motor signaling. अब वो एसोसिएशन, जो लार्ज एसोसिएशन एरियाज थे उनकी बात तो हो गई। जो दो रीजन बच गए थे हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, कौन से? सेंसरी और मोटर रीजन्स। ये कह रहे हैं कि उस सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ये थैलेमस ही है। मैम कितना कुछ है यार, यहाँ पर खत्म ही नहीं हो रहे टर्म्स आना। हाँ, ये तो नए 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 टर्म्स लेके ही आता जा रहा है भाई, ऐसे ही होगा। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो मिड ब्रेन हिंड ब्रेन तो बाकी है, राइट। अभी से घबरा के कोई मतलब नहीं है। देखो, तो यहाँ पर थैलेमस क्या है? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। कौन है? थैलेमस है। कैसा है? कहां पर है? पूरी तरीके से घेर के रखा है, रैप करके रखा है सेरिब्रम ने। ठीक है, किसको? थैलेमस को। अब बढ़ते हैं भाई आगे। देखो, हमने फोर ब्रेन को देखा था डायग्राम में, तो तीन चीजें देखी थी ना उसमें, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम की ही कहानी थोड़ी ज्यादा लंबी थी, थैलेमस देखो कितनी जल्दी खत्म हो गया। अब हाइपोथैलेमस और देख लेते हैं। ठीक, हाइपोथैलेमस और देख ले जरा, क्या है इसमें? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। ये थैलेमस के ही बेस पर पाया जाता है, इसे आप हाइपोथैलेमस कहते हो। Sorry. And this hypothalamus contains a number of centers which control body temperature, urge for eating and drinking, मतलब hunger and thirst। ठीक है, आपको जो अर्ज फील होता है ना, हंगर फील होता है। हंगर क्या है? अर्ज फॉर ईटिंग, करे मुझे तो खाना ही है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ बाद में होगा, बाद में होगी पढ़ाई, बाद में होगा एग्जाम, सब बाद में होगा, पहले खाना है मुझे, खाए बिना नहीं हो सकता कुछ भी, पहले खाना है मुझे। अर्ज फॉर ईटिंग, हंगर, राइट। कुछ भी हो जाए बाकी सब बाद में, पहले मुझे पानी पिला दो। ठीक है, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, थर्स्ट, राइट। तो अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना मतलब थर्मो रेगुलेशन, ये सारे ऐसे कई सारे सेंटर्स, अ नंबर ऑफ सेंटर्स इस हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। इस हाइपोथैलेमस में कई सारे रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कई सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि थर्मो रेगुलेशन का सेंटर, ठीक है, जैसे कि हंगर का सेंटर, जैसे कि थर्स्ट का सेंटर। मतलब मैम हमें ये जो भूख प्यास लगती रहती है दिन भर, ऐसा लगता है कुछ खा लें, कुछ पी लें, 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 ईट फिर रिपीट, ईट फिर रिपीट, ईट फिर रिपीट चलता रहता है। ये सब इस हाइपोथैलेमस की वजह से, इसी की वजह से, ठीक है, इसी हाइपोथैलेमस की वजह से दिन भर तुम्हें भूख लगती रहती है और फिर बोलते हो मोटे हो गए। ठीक, तो इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। इसमें कई सारे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के ग्रुप्स भी पाए जाते हैं विच सिक्रीट हॉर्मोन्स लाइक हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। ये तो आपको आज पता चला कि भूख प्यास का इसकी वजह से सारा खेल चल रहा है, पर ये आप बहुत दिन से सुनते आ रहे हो कि हाँ हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, ठीक है, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। और अब जो अगर नहीं भी सुना है तो अब ऐसा सुनो कि भूलो ना कभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लास 12th में बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे और हर जगह आप यही पढ़ोगे कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन था उसने इसको इनिशिएट करवाया, उसने इसे एक्टिवेट करवाया, उसने आके इसे सिग्नल दिया। किसने? हाइपोथैलेमिक हार्मोन ने। कौन सा हार्मोन है? हाइपोथैलेमस से आता है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा पढ़ोगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का रोल, राइट। तो भाई इसको याद रखना, इसके हार्मोन्स का रोल बहुत है, ठीक है, हाइपोथैलेमस का, इसके हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलो अब देखते हैं भाई, हाइपोथैलेमस भी हो गया मैम, अब क्या बचा इस सेरिब्रम में? सेरिब्रम में मतलब सॉरी फोर ब्रेन में अब बच क्या गया? सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, सब तो पढ़ लिया। फोर ब्रेन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? मिड और हिंड कब पढ़ेंगे? चलो कुछ तो बच गया होगा, देख लेते हैं। The inner parts of cerebral hemispheres and a group of associated deep structures like देखो एमिगडाला क्या करेगा?
एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये जो दो टर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं सॉरी, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये जो दो टर्म्स यहाँ लिखे होते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। द इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स, जो पूरा का पूरा आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, इसके इनर पार्ट्स और इससे जुड़े हुए जो इसके अंदर डीप स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनमें दो स्ट्रक्चर्स आपको बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एमिगडाला होता है। एमिगडाला क्या है? ये एक स्मॉल आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बादाम के शेप का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, रीजन होता है, जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आप ऐसे समझ लो, सबसे बेटर एग्जांपल जो आपको याद रहेगा, जिससे आप याद रख पाओगे कि एमिगडाला क्या था, ठीक है। एमिगडाला को आप ये समझ लो कि आपने देखा कि किसी ने आपको वहां से दूर से पेन फेंक के मारा हुआ है और उसमें कैप भी नहीं लगा है, आपको डर लगेगा? आपको डर लगेगा या नहीं, ये बताओ कि अरे ये पेन अगर मेरी आंख में चला गया तो मुझे तो अगली बार दिखेगा भी नहीं कि पेन आ रहा है, राइट? तो अगर किसी ने आपको पेन फेंक के मारा तो आपको पता चला कि खतरा, क्या करना है? इससे लड़ना है, ठीक। तो ये जो खतरों को भांपना, ठीक है, डेंजर सिग्नल्स को, थ्रेट को रिकॉग्नाइज करना और फिर उस थ्रेट के अकॉर्डिंग क्या करना? रिएक्ट करना और बॉडी को उससे बचाना, ठीक है। तो ये सारा थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज करना और बॉडी को फाइट के लिए, एक्शन के लिए, अपने उस एक्शन, उस हो रहे थ्रेट वाले एक्शन के ऊपर अपना रिएक्शन देने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना, इस तरह के कई सारे फंक्शन से एसोसिएटेड होता है एमिगडाला, ठीक है। अब बात करें अगर हिप्पोकैम्पस की, तो ये सब है कहां? और बिल्कुल सेंट्रल इनर मोस्ट रीजन में, पूरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर इनर मोस्ट रीजन में। वैसे ही हिप्पोकैम्पस भी होता है। इसका नाम जो है वो किससे डिराइव्ड है या किसके नाम पर रखा गया है? सी हॉर्स होता है हिप्पोकैम्पस, बस वैसे उसी के नाम पे इसका नाम है, ठीक है। ये भी क्या है? आपकी एक्विटिक फ्लूइड मेमोरी, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उससे एसोसिएटेड होता है। हिप्पोकैम्पस इज एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑफ योरसेल्फ, ठीक। ये होता क्या है? जो बिल्कुल दोनों साइड से, ठीक है, जो आपकी दोनों लेटरल ब्रेन से जो रिजेस आ रही हैं, ठीक है, पूरे सेरिब्रल हेमिस्फेयर की, उन रिजेस को आप कहते हो, उस पार्ट को कहते हो आप हिप्पोकैम्पस। और इस हिप्पोकैम्पस का एसोसिएशन किस फंक्शन से है? तो इट इज एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, जिसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, अगर हिप्पोकैम्पस किसी का अफेक्ट हो जाए तो उसे होगा क्या? उसको ये होगा कि मतलब वो किसी जगह पे गया, ठीक है, वो किसी जगह पे गया, उसको ऐसा लग रहा है यार ये जगह मुझे देखी देखी लग रही है, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, शायद 5 साल पहले मैं इस जगह पे आया था, कुछ तो है, शायद मुझे ये जगह ऐसी लग रही है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है, पर उसे याद नहीं आता प्रॉपर कि उसने उस जगह को कहाँ देखा है, किसी मूवी में देखा है क्या, किसी ने उसको इस जगह का वीडियो दिखाया था क्या, या वो खुद इस जगह पर आया था क्या। उसको एग्जैक्ट जो मेमोरी है, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी 5 साल पहले वाली, वो उसे याद नहीं आ रही, ठीक है। ये सारे इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं, भाई किसी में भी ऐसा लगे ना, कोई बोले यार ये मुझे कुछ देखेला लगता है, सुनेला सुनेला लगता है, पर उसको याद ना आए, तो बोलना भाई तेरा हिप्पोकैम्पस ठीक करा जाके, ठीक है। क्या बोलना उसको? जा तेरा हिप्पोकैम्पस, तेरा दिमाग के घोड़े दौड़ा, बोलते हो दिमाग के घोड़े दौड़ा अपने जाके, सी हॉर्स को दौड़ाओ अपने जाके, ठीक। तो हिप्पोकैम्पस इसी चीज से एसोसिएटेड है और एमिगडाला एसोसिएटेड है कि पेन फेंक के मारा मेरे को, बचना है मेरे को, ठीक है, ये नहीं कि मैं भी फेंक के मारूंगा, ठीक। तो खतरे को पहचानना, थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज करना और बॉडी को फाइट के लिए, एक्शन रिएक्शन के लिए प्रिपेयर करना। ये दो, मैंने सिर्फ 2 फंक्शन बताए, दोनों के एक एक हैं, बहुत सारे इन सबके। तो एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस इनसे एसोसिएटेड है। ऐसे कई सारे रीजन्स होते हैं, ऐसे और भी कई सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे डीप स्ट्रक्चर्स जो कि इन्वॉल्व हैं इनर रीजन में सेरिब्रल हेमिस्फेयर के, और इन सारे डीप स्ट्रक्चर्स रीजन्स के ग्रुप को आप कहते हो क्या? कि इन सब के ग्रुप ने मिलके बनाया है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसे आप लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हो। इन सब ने मिलके बनाया है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसे आप लिम्बिक लोब या लिम्बिक स्ट्रक्चर या सिस्टम कहते हो, ठीक है। इस लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ साथ ये इन्वॉल्व है आपके सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने में। देखो हाइपोथैलेमस का रोल मैंने आपको बताया था, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, GnRH, वो इसी के कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस के। और गोनाड्स जब तक एक्टिव नहीं होंगे,
ठीक है, गोनाड्स जब तक एक्टिव नहीं होंगे, गोनाडोट्रोपिन जब तक रिलीज नहीं होगा तो सेक्सुअल बिहेवियर अफेक्ट हो जाएगा, सेक्सुअल ड्राइव जो है वो बिगिन नहीं होगी। तो हाइपोथैलेमस के साथ साथ इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेक्सुअल बिहेवियर्स को रेगुलेट करने में और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस। जितने भी आप इमोशनल रिएक्शंस देते हो, सेक्सुअल बिहेवियर, लव, ठीक है, हेट, ये सब क्या है? ये सब इमोशंस ही है ना। तो जितने भी आप इमोशनल रिएक्शंस देते हो, जैसे कि एक्साइटेड होना, ठीक है, प्लेजर फील करना, रेज, फियर फील करना, ये सारे इमोशंस भी यहीं से रेगुलेट होते हैं, इसी लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम से रेगुलेट होते हैं। और आप मोटिवेशन, ठीक है, या डीमोटिवेशन जो फील करते हो वो भी इसी से रेगुलेट होता है। ठीक है, क्लियर है? कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, ये सारी की सारी सब कुछ आपका सीएनएस के अंदर था। तभी तो मैं कह रही थी कि वो वीआईपी है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। कहा था मैंने कि सीएनएस वीआईपी है, लास्ट में पढ़ेंगे। चलो, तो सीएनएस जो वीआईपी था इसका भी जो और ज्यादा, ठीक है, इस वीआईपी का भी जो सबसे खास वाला हिस्सा था फोर ब्रेन, वो आपने पढ़ लिया है। अब बचा है सिर्फ मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, सेरिब्रम, सॉरी, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जो आपका न्यूरल सिस्टम का सबसे वीआईपी रीजन था, इस वीआईपी रीजन का भी जो मोस्ट, ठीक है, मेजर रीजन था वो था आपका फोर ब्रेन, वो आपने पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ऐसा नहीं है कि इनका काम नहीं है, ठीक है, गाड़ी किसी के बिना नहीं चलेगी, पहिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो मिड ब्रेन, the midbrain is located between the thalamus and hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. midbrain कहाँ located है? hindbrain के pons और आपके forebrain के thalamus और hypothalamus के बीच में, इसीलिए midbrain कहते हैं। forebrain ऊपर वाला आपका, ठीक है, उसके thalamus और hypothalamus और जो नीचे वाला hindbrain है उसके pons region, इन दोनों के बीच में पाया जाने वाला region is the midbrain. A canal called the cerebral aqueduct passes through the midbrain. पढ़ी थी ना ये कैनाल हमने? ये कैनाल हमने पढ़ी थी, राइट? सेरिब्रल एक्विडक्ट कहाँ पास होती है? ये मिड ब्रेन के थ्रू पास होती है। The dorsal portion of the midbrain consists mainly of four round swellings, मतलब lobes, जिन्हें आप corpora quadrigemia कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो आप इन्हें? डॉर्सल पोर्शन जो है मिड ब्रेन का, जिसमें 4 राउंड स्वेलिंग्स या 4 राउंड लोब्स होते हैं। ठीक है, 4 राउंड स्वेलिंग्स कह लो या 4 राउंड लोब्स होते हैं, और ये सब क्या कहलाते हैं? ये सारे स्वेलिंग्स लोब्स क्या कहलाते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री का मतलब ही होता है ना 4, तो ये क्या कहलाते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, क्या है इसके अंदर? 4 राउंड स्वेलिंग्स या लोब्स। ठीक, ये हुआ आपका मिड ब्रेन। अब देख लो जरा फटाफट से हिंड ब्रेन के बारे में, ये भी बहुत छोटा सा है। ठीक है, बस आपका लेक्चर डन है, चैप्टर पूरा डन है भाई। ठीक है, मिड ब्रेन डन। अब चलो हिंड ब्रेन समझ लेते हैं भाई। हिंड ब्रेन है, बेन कैसी हो तुम बेन? चलो हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। ये 3 रीजन्स आते हैं इसके अंदर, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। इसी का बोला ना हमने अभी कि हाइपोथैलेमस और थैलेमस के फोर ब्रेन से वो और हिंड ब्रेन से पॉन्स, इन दोनों के बीच में मिड ब्रेन था। तो पॉन्स सबसे पहला, देन सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम है, ब्रम नहीं है। सेरिब्रम वो ऊपर वाला था फोर ब्रेन का सबसे बड़ा रीजन, सेरिबेलम है ये हिंड ब्रेन का रीजन है। सेरिबेलम, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। ठीक है, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला, ऑल्सो कॉल्ड एज द मेड्यूला ऑब्लोंगटा, जिसे मेड्यूला ऑब्लोंगटा भी कहते हैं। सिर्फ मेड्यूला या मेड्यूला ऑब्लोंगटा भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके रीजन्स हो गए भाई। पॉन्स क्या करता है? ठीक है, पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पॉन्स में होती हैं फाइबर ट्रैक्ट्स जो कि ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को इंटरकनेक्ट करती है। सेरिबेलम क्या है?
cerebellum has very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons. cerebellum बहुत ही convoluted surface है जो कि क्या करता है, जो कई सारे और भी बचे हुए न्यूरॉन्स के लिए एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ पॉन्स एंड सेरिबेलम. अब बचा क्या, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, ये जो ब्रेन का मेड्यूला रीजन है ये ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है. आपका हिंड ब्रेन का मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रीजन ही स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है. सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में इसे भी तो पढ़ना था. तो यहां पर स्पाइनल कॉर्ड से कौन जुड़ा हुआ है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रीजन. ठीक है, मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड. द मेड्यूला कंटेन्स, जो मेड्यूला है इसमें क्या है, द मेड्यूला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस. ठीक है, द मेड्यूला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन. मेड्यूला में वो सेंटर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, मेड्यूला रीजन में वो सेंटर्स पाए जा रहे हैं जो कि कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को. ठीक है, मेड्यूला रीजन से ही ये सब रेगुलेट होता है. 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. 3 मेजर रीजन्स मिलकर इस, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को बनाते हैं. ठीक है, 3 मेजर रीजन्स मिलकर इस ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को बनाते हैं. ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शंस बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और ब्रेन स्टेम क्या करती है, हमारा पूरा जो ब्रेन है ना, अब आप उसको किसी पार्ट में मत डिवाइड करो. ब्रेन स्टेम को आप सिर्फ ये बोलो कि पूरा का पूरा ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. ठीक है, पूरे के पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कनेक्शन बनाती है ब्रेन स्टेम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूरे के पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन को अभी तक तो आप अलग अलग पार्ट में पढ़ रहे थे, लेकिन आप कहोगे कि पूरा का पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन किसने बिल्डअप कराया, तो वो कराया है किसने, ब्रेन स्टेम ने. किसने कराया है वो कनेक्शन बिल्डअप, ब्रेन स्टेम ने. ठीक है, चलो क्लियर है क्या कहानी, आपको क्लियर है क्या कहानी. एक बार हमें लेना है पूरा का पूरा फटाफट से क्विक रिवीजन हमने जो भी पढ़ा आज के लेक्चर में. ठीक है, फटाफट से हमें क्विक रिवीजन लेना है. एक बार जरा मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में फटाफट से कितना समझ में आ गया. जल्दी से एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने कितने कितने नए नए नाम आज सुने हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम फटाफट से क्विक क्या कर लेते हैं, जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं. ठीक है, डन है आपका आज का लेक्चर, पूरा का पूरा चैप्टर डन है. ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर डन है. चलो आ जाओ. देखो, ब्रेन के बारे में हमने ये समझा कि भाई ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें पढ़ना है, इसमें हमने 2 चीजें तो हमें पता थी कि ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगी. ठीक है, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन के जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना है, इसमें बहुत सारे डिविजन्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं. तो अब अपन ने क्या किया कि हमने ये बोला कि भाई ये जो ब्रेन है ना, इसके जितने भी पार्ट्स आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जितने भी पार्ट्स आप डिवाइड कर रहे हो, सबसे पहले अपन इसकी लेयर की बात कर लेते हैं, फिर अंदर के डिवीजन की करेंगे. लेयर की बात करें तो जो क्रेनियल मेनिंजेस है, इन क्रेनियल मेनिंजेस को आपने कहा कि इसकी 3 लेयर है, आउटर, मिड और इनर. आउटर लेयर को कहा कि ड्यूरा मैटर है, मिड को कहा कि एरेक्नॉइड है और इनर को कहा कि पाया मैटर है. ठीक है, फिर आपने कहा कि आप ब्रेन की बात कर लेते हैं. ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में. ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो फोर ब्रेन जो है वो मेजर पार्ट कहलाएगा ब्रेन का, जो कि उसके पूरे मतलब मैक्सिमम हिस्से को कवर करेगा. जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसका फोर ब्रेन का हिस्सा है. कौन सा, सबसे उसका एक ही पार्ट है और ये सेरिब्रम. फिर दूसरा आएगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस, है ना. इस तरीके से बना है क्या, पूरा आपका फोर ब्रेन. इसमें और चीजें भी हैं, जैसे कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर कह रहे हो आप इस पूरे रीजन को, कॉर्पस कैलोसम कह रहे हो आप इसे, ट्रैक्ट को. सेरिब्रल एक्विडक्ट भी एक रीजन आएगा, ये अपन आगे देखेंगे.
ठीक, अब यहाँ देखें, अगर हमने फोर ब्रेन के बारे में कहा कि मेजर पार्ट बना रहा है, इस फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में ही, ठीक है, फोर ब्रेन के थैलेमस हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में ही, ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखो, ये थैलेमस हाइपोथैलेमस है और ये क्या है, इसका पॉन्स रीजन है ये, ठीक है, इसके बीच में ही पाया जा रहा है आपका क्या, ये मिड ब्रेन, ठीक है, इन बिटवीन है इसलिए मिड ब्रेन समझ लो। फिर लोअर मोस्ट, ठीक है, फिर शुरू हो गया यहां से हिंड ब्रेन। इसके अंदर सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस थे, मिड ब्रेन आ गया। फिर मिड ब्रेन के बाद हिंड ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो इसमें है पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। यहां से ब्रेन स्टेम, ठीक है, इस रीजन को क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। इस ब्रेन स्टेम से ही जुड़ी हुई है क्या, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, पूरे के पूरे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी है ब्रेन स्टेम के थ्रू। ठीक, चलो ये हमने देखा। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया फोर ब्रेन को। तो हमने देखा कि भाई इसमें सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रम जो है वो मेजर पार्ट को बनाता है। एक डीप क्लेफ्ट जो है वो इस सेरिब्रम को क्या करता है, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में बांट देता है। ठीक है, एक डीप क्लेफ्ट इस सेरिब्रम को लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में बांट देता है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर ये जो हेमिस्फेयर्स हैं ये एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्टेड होंगे, अलग अलग तो नहीं पड़े रहेंगे ना, कनेक्टेड होंगे। जिस ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्टेड होंगे उसे आप कॉर्पस कैलोसम कहोगे। जो लेयर्स हैं, लेयर ऑफ सेल्स जो इस पूरे सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कवर कर रही हैं, उन्हें आपने कहा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इसमें होंगे बहुत सारे प्रोमिनेंट से फोल्ड्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी आपने ये कहा कि इसे क्या कहा जाता है, ग्रे मैटर कहा जाता है, क्योंकि इसका अपीयरेंस जो है वो ग्रेइश आता है। क्यों आता है ग्रेइश अपीयरेंस? क्योंकि यहाँ पर सारे न्यूरॉन सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड पड़े होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को आपने 3 एरियाज में डिवाइड किया, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और लार्ज रीजन। मोटर और सेंसरी तो ठीक है, लेकिन लार्ज रीजन का फंक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि मोटर है कि सेंसरी है। तो आपने क्या करा, आपने बताया कि भाई उसकी और भी तो फंक्शन है, मेन फंक्शन। इसे एसोसिएशन एरिया कहा, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ठीक, ये हुए कॉर्टेक्स के रीजन्स। फिर हमने बात की किसकी, कि जितनी भी फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स पाई जा रही हैं ठीक है, ये सब कवर्ड होते हैं माइलिन शीथ से, और ये बनाता है क्या, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के सेंट्रल पार्ट को। देन ये जो पूरा का पूरा सेंट्रल पार्ट बना रहा है, इनर पार्ट बना रहा है, इस इनर पार्ट, ठीक है, सेंट्रल इनर पार्ट को आप कह रहे हो कि ये व्हाइट ओपैक अपीयरेंस दे रहा है, और इसीलिए आपने इसे व्हाइट मैटर कहा है। व्हाइट और ग्रे मैटर के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, जरूर इसे अच्छे से समझना। ठीक है, अब ये सेरिब्रम क्या करेगा, ये रैप कर देता है पूरा एक स्ट्रक्चर को, जिसे आप कहते हो थैलेमस, और ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, जो आपने अभी सेंसरी और मोटर एरियाज को बताया था। इसके बाद अब बात आई किसकी, हाइपोथैलेमस की। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के बेस पर पाया जाता है। ये क्या होता है भाई, इसमें बहुत सारे सेंटर्स हैं, बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के सेंटर्स हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, हंगर और थर्स्ट के सेंसेशंस को मेंटेन करना। It also contains several groups of neurosecretory cells which secrete hormones called as hypothalamic hormones. हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आपको बहुत काम आएगा क्लास 12th में। जो इनर पार्ट्स हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर के, ये एक ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। मैंने इनके बारे में आपको बताया। एमिगडाला क्या करता है, एक एग्जांपल मैंने इसके फंक्शन का दिया है जो आपको शायद ज्यादा इजीली याद रहे, कि आपके डेंजर सिग्नल्स को, थ्रेट को रिकॉग्नाइज करके बॉडी को फाइटिंग के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है, रिएक्शंस देने के लिए। हिप्पोकैम्पस क्या है, आपकी ये सी हॉर्स से रिलेटेड है, आपकी फ्लूइड मेमोरी, लिक्विड लॉन्ग टर्म मेमोरी से, कि हाँ 5 साल पहले का कुछ धुंधला याद आ रहा है पर पूरा याद नहीं आ रहा, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी इसी से एसोसिएटेड है। अगर ये अफेक्ट होगा तो याद नहीं आएगा, ये नहीं होगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। एटसेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। ऐसे कई सारे रीजन्स, ग्रुप्स मिलके बनाते हैं लिम्बिक लोब
या लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, पूरा क्विक रिवीजन दे रही हूं, ध्यान से सुनते चलो। लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं विच अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर आपके बहुत सारे बिहेवियर्स को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस लाइक एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एंड मोटिवेशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मिड ब्रेन की कहानी में हमने बहुत सिंपल सी सॉर्टेड सी कहानी थी, ये पढ़ा कि मिड ब्रेन जो है वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और फोर ब्रेन के और मिड हिंड ब्रेन के पॉन्स, इन दोनों के बीच में पाया जाता है, तो इट इज द मिड ब्रेन। एक कैनाल पाई जाती है सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो कि मिड ब्रेन से होके गुजरती है। डॉर्सल पोर्शन जो है मिड ब्रेन का, इसमें 4 राउंड स्वेलिंग्स लोब्स पाए जाते हैं, जिसे आप कहते हो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, देन आपने पढ़ा हिंड ब्रेन कि हिंड ब्रेन जो है वो पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला से मिलके बना है, जिसे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं। पॉन्स जो है वो फाइबर ट्रैक्ट से बना है, इसमें होती हैं, जो कि क्या करती हैं, पूरे ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को इंटरकनेक्ट करवाती हैं। सेरिबेलम बहुत ही कॉन्वुलेटेड सरफेस होता है, जो कि एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द और मोर न्यूरॉन्स। ठीक है, फॉर द मोर न्यूरॉन्स। अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की बात कर लें, ये क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। मेड्यूला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, एंड 3 मेन रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम क्या करती है, पूरे के पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन डेवलप करती है, इन्हें कनेक्ट कराती है। और इसी के साथ आपका लेक्चर हो गया है डन, या आप ये कह लो कि आपका पूरा चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डन हो गया है। अब क्या बाकी है, क्या बाकी है, अब बाकी है इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो आपको कल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से भाई क्या करो, 3 लेक्चर ही हैं और बहुत छोटे छोटे से सिंपल से लेक्चर्स हैं। 1.5 से 2 घंटे का आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, 2x स्पीड पे देखोगे तो 2 घंटे का भी नहीं है, तो फटाफट से रिवाइज करना, और बिना रिवाइज किए एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने मत आना। इसका मतलब ये नहीं है कि ना हो, पर रिवाइज करके ही आना। ठीक है, रिवाइज करके आओगे तो आपसे खुद से क्वेश्चंस बनेंगे, और चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर इस चैप्टर से पहले भी आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया है, कोई भी चैप्टर्स अभी तक आपने पेंडिंग बचा के रखे हुए हैं, तो भाई पढ़ लो यार, टाइम नहीं बचा है। फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में, मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट खोलो, सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सिर्फ आपका अब एक चैप्टर बाकी है इसमें, हार्मोन्स वाला, और उसके बाद आपकी प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं बहुत जल्द। ठीक है, तो चलो जल्दी से इतना पढ़ के रखो, कुछ भी बाकी मत छोड़ो। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो क्या ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करना, तो लिंक उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट से जाओ अवेल कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।